हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। स्वागत आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 3 क्लासें हमारी पीछे हो चुकी है। इंडियन पॉलिटी के हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है, तो हमारे साथ में कंटिन्यू आप बने रहे। और क्वेश्चन हम टोटली करवा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। यानी कि यदि सारी की सारी सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप वैसे ही एनसीईआरटी को मुट्ठी में कर लेंगे। तो 3 क्लासें हम पढ़ चुके हैं। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल के ऊपर, यानी कि एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, इंडियन पॉलिटी के नाम से, ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। और यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि रहेगा आपका विकास सर जीएस के नाम से है। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे विकास सर जीएस तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे जितना भी पोर्शन हम कर रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में शामिल नहीं, आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान का भाग नंबर 3 है वो आपका टोटली बात करता है किससे, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो उसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में हमारा राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार को हम पढ़ते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण की बात करता है। और डी की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो देखिए, यदि बात करें आप ऑप्शन नंबर डी की, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है संविधान का आर्टिकल नंबर 22 बात करता है। तो ये तो 19 से 22 के बीच में आ जाएगा। सी ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण से या फिर दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार की बात करता है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर आपका 21 के अंदर पढ़ते हैं, तो 19 से 22 के बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 20 बात करता है। तो ये भी आपका 19 से 22 के बीच में आ जाएगा। परंतु बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो खैर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि वर्तमान में फंडामेंटल राइट नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर कुल मिला के टोटल 7 तरह के अधिकार थे, इनके 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन बाद में बात करें तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 के द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। और उस हिसाब से बात करें तो वर्तमान में आपके फंडामेंटल राइट कितने हैं जी, 6 हो जाते हैं। 1978 से पहले क्या थे, 7 थे, अब कितने अच्छे हैं। संपत्ति के अधिकार पहले कहाँ था, तो एक तो आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंदर था, और दूसरा बात की जाए तो एक था आपका संविधान के आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। तो आर्टिकल 19 और 31 के अंदर आपका 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति की स्वतंत्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार है आपका एक कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स है। क्या है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। और पूछे कि कहाँ है, तो संविधान के अंदर भाग नंबर 12, कितना, भाग नंबर 12 आर्टिकल यदि आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद हो जाएगा 300 का क्या हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार भी है, और इसके साथ में आपका संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान के भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300 के अंदर इसका जिक्र कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। पहला पॉइंट है, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। बी है, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। सी, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार। डी है, कोई भी काम करने या पेशा करने की स्वतंत्रता का अधिकार। कूट आपके सामने दे रखे हैं कि बताइए, ए केवल 2, बी केवल 4, सी 3 और 4, या फिर डी ये सभी हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि भाग नंबर 3 के अंदर जो कि आपका रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसके अंदर आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक हमने टोटली पढ़ते हैं। हम किसके बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी बीच में जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है,
अब आपको सिर्फ जवाब करके ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आर्टिकल नंबर 19 को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक टोटली बात किसकी करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि भैया जैसे पहला बात करते हैं पास संगठन और संघ बनाने का अधिकार, तो ये हमें आर्टिकल नंबर 19 देता है, इस हिसाब से राइट हो जाएगा। देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, ये भी राइट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 19 देता है। देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 देता है। और कोई भी काम करने या फिर पैसा करने की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हमें आर्टिकल नंबर 19 देता है। तो इस हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा भाई, सारे के सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 टोटली सारे के सारे क्या है, सही है। वैसे एग्जैक्ट बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 19 का जो सब क्लोज फर्स्ट का जो सब क्लोज ए है वो बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी बोलता है शांतिपूर्वक या फिर बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी, सी बोलता है संघ अथवा संगठन बनाने की आज़ादी, डी बोलता है भारत के अंदर कहीं भी अबाध रूप से आने जाने का अधिकार, यानी कि देश के अंदर कहीं भी घूमने के अधिकार की बात करता है। ई की बात करें तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है। और यदि बात करें जी की तो वो बोलता है देश के अंदर कोई भी व्यापार करने का अधिकार होगा आपको, कोई भी व्यवसाय को चुनना हो तो उसके भी अधिकार आपको देता है, ठीक है। तो चारों सही हो जाएंगे, तो डी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों को किस रूप में व्यक्त कर सकता है, ये आपसे बोला गया है। यानी कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ आपको क्या बोलता है, यानी कि आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए आपको क्या बोलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी है और अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की आज़ादी है। तो कैसे अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करेगा ये आपसे पूछा गया है, बोलकर करेगा, लिखकर करेगा, कोई चित्र अथवा कलाकृति बनाकर करेगा, या फिर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करने का अधिकार होता है। यानी कि हम रो के भी कर सकते हैं, हम हंस के भी कर सकते हैं, बोलकर भी अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, और कोई भी कलाकृति करके कोई चित्र बना के अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपका ये है कि भाई ये बताओ कि निजता का अधिकार जो आपका रहेगा वो किस आर्टिकल के तहत आपका फंडामेंटल राइट है। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में अपना जवाब जरूर करें। उसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 19 आपको देता है कौन कौन से अधिकार देता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार की आपकी अभिव्यक्ति है, आपके एक्सप्रेशन है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, हंसने का अधिकार, रोने का अधिकार, या फिर बात की जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी आपका आर्टिकल 19 आपको क्या देता है, अधिकार देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सरकार की आलोचना करने की आज़ादी, बी है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सी है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, डी है सरकार की नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के अंदर भाग लेने की आज़ादी आपके पास नहीं होती है। देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सशस्त्र विद्रोह का मतलब ये होता है कि यदि देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि होती है कि हथियारों के साथ में कोई भी ऐसा संगठन आपका विद्रोह कर देता है तो उसको बोलते हैं आप सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, यानी कि हथियारों के साथ में विद्रोह करना। तो उसके अंदर भाग लेने की जो आज़ादी है वो अपने पास में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं होता है। उसके अलावा बात की जाए तो आर्टिकल 19 देता है हमें कौन कौन से अधिकार देता है, तो आर्टिकल 19 बोलता है कि भैया आपको अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने की आज़ादी है, जिसके अंतर्गत सरकार यदि कोई भी नीति लेके आती है तो उसका नीति का विरोध करने का अधिकार अपने पास में है, फंडामेंटल राइट है। जैसे आपको पता भी होगा कि 2020 के अंदर जब लाए गए सरकार के द्वारा तीन कृषि कानून लेके आई, तो उसके लिए फिर क्या किया गया कि भारत की जनता के द्वारा पंजाब हरियाणा यूपी के जो नागरिक थे, जो लोग थे, तो उनके द्वारा धरने पर बैठ के दिल्ली में जाकर और उनका प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया था। हम जानते भी हैं कि सरकार के जो तीन कृषि कानून है तो उनका विरोध किया गया था जनता के द्वारा। तो सरकार कोई भी नीति लेके आती है, कोई पॉलिसी लेके आती है, तो उसका विरोध करने का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 19 देता है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, तो सरकार कोई भी आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है देन तो ओके रिपोर्ट है। यदि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, तानाशाही दिखा रही है, डिक्टेटरशिप दिखा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भारत की जनता के पास में अधिकार होता है सरकार को बदलने का।
और बदलने के लिए कोई भी आंदोलन शुरू करने का कि भी ये सरकार है ये अच्छा काम नहीं कर रही है तो इसके खिलाफ हमें क्या कर रहे हैं, आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ये भी आपका राइट टू एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है आपके पास में, आर्टिकल नंबर 19 देता है। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं यदि सरकार कोई भी ऐसी गलत नीतियां लेके आती है तो उस कंडीशन के अंदर ACD आपका सही है। आपसे पूछा गया है कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो भैया B प्राप्त नहीं है, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की आजादी अपने पास में नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्यों को यानी कि राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रबंधन लगाने का अधिकार प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि अपने पास में अधिकार तो है किसके, भाषण करने का अधिकार लोगों के पास में होता है, अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करने का अधिकार अपने पास होता है, परंतु राज्य के पास भी अधिकार है कि उनके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस कंडीशन में लगाएगा भाई, ए है लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, बी है विदेशी राज्यों के साथ में कोई भी मैत्रीपूर्ण संबंध होता है तो उस कंडीशन में, या फिर न्यायालय की अवमानना। यानी कि न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या हुआ कि भी यदि हम न्यायालय के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यायालय की अवमानना बोलते हैं। यानी कि यदि कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश पारित किया गया, यदि उस आदेश को अपन ना माने तो उसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों आपके राइट हो जाएंगे। इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर राज्य के पास में अधिकार होता है कि अपने जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं सर, तो और क्या रहेंगे आपके, भारत की संप्रभुता और अखंडता, यानी कि भारत को जो सोवरेनिटी है उसको बनाए रखना और अपना जो भारत है उसकी अखंडता को बनाए रखना, ये भी क्या है, इस कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ भी होता है कि भारत टूटने की स्थिति में है, कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे भारत टूट सकता है, तो वो उसके ऊपर आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा की बात आती है। उसके अलावा बात की जाए तो शिष्टाचार और सदाचार की बात आती है। अपराध उद्दीपन के संबंध में बात की जाए तो ये ऐसे कुछ ना कुछ आपके ऐसे आपके कुछ 8-10 पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर सरकार के पास में अधिकार होता है युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में नागरिकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 19, 22, 21 और 20 क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, अनुच्छेद नंबर 20, वो बात करता है किस बारे में, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको पकड़ेगी, उसके बाद में पुलिस पकड़ेगी, उसको पकड़ने के बाद में उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। कोर्ट क्या करेगा, उस जिस भी केस के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ा गया है तो वो चलेगा, उसके अंदर केस चलेगा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद में उस व्यक्ति को यानी कि दोषी या फिर निर्दोष ठहराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो वही पूछा गया कि भैया अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका दोष सिद्ध करना है, दोष सिद्ध कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो उसके संबंध में बचाव का अधिकार होता है किसके पास में, व्यक्ति के पास में अधिकार होता है। तो ये बात आपका आर्टिकल नंबर 20 के अंदर बात की गई है। जैसे आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो 3 बातें बोलता है, कौन कौन सी, सबसे पहले कि सजा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया हो। यानी कि जब व्यक्ति कोई अपराध करता है, मान के चलो कि अपराध क्या हो गया कि 2021 के अंदर कोई व्यक्ति करता है चोरी, और चोरी करने का उस टाइम पे सजा कितनी है भाई, 2 साल है। 2021 की बात करें, हम मान के चल रहे हैं हम कि हमने माना 2021 के अंदर किसी व्यक्ति ने चोरी की, चोरी की सजा है 2 साल। अब इस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो चुकी है, अब ये सजा को काट रहा है। वर्तमान में चल रहा है 2022 के अंदर चोरी की सजा कर दी गई जी 5 साल, चोरी की सजा कितनी कर दी, 5 साल कर दी। तो क्या अब इस व्यक्ति को जो कि 2021 में इसने अपराध किया था, तो क्या उसको अब सजा 2 साल की ही काटेगा या फिर इसको सजा 5 साल मिल जाएगी? तो भैया साफ साफ बोलता है पहला पॉइंट कि सजा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया हो। अब अपराध क्या था 2021 के अंदर, उस टाइम चोरी की सजा थी 2 साल, तो अब इसको 2 साल की सजा ही काटनी पड़ेगी, ना कि इसको 5 साल मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्यूल जेओपार्डी, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी। यदि उसने चोरी की है तो उसको सिर्फ चोरी की सजा मिलेगी, तो उसको दोबारा से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि एक अपराध की मात्र एक ही सजा उसको दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि भैया खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 ऐसे आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी भी मामले के अंदर सस्पेंड नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी मनपसंद वकील करने का अधिकार संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको देता है, ठीक है, तो इसका आप कमेंट करके जवाब करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपको अधिकार देता है अपना मनपसंद का वकील करने का? आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो ये बात करता है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार होगा। विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी को क्या है, जीने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत आपका आता है स्वच्छ जल का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। उसके बाद बात की जाए तो राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, लव मैरिज का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार। तो सारे के सारे जो अधिकार है आपको आर्टिकल नंबर 21 देता है। और राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, आप बात करें यहाँ पे तो वो भी आपका आर्टिकल नंबर 21 देता है। आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो ये बोलता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब गिरफ्तारी से बचाव की बात करता है तो कैसे, इसके अंदर बेसिकली आप 2 पॉइंट पढ़ते हैं। एक होता है जी दंडात्मक निरोध और एक होता है क्या, निवारक निरोध होता है। अब दंडात्मक निरोध का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने यदि अपराध किया तो अपराध करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, और अपराध के बाद में गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए आएगी तो सबसे पहले दिखाएगी उसको वारंट दिखाने के माध्यम से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद में 24 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कि भी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है कोर्ट के सामने पेश करेगी। 24 घंटे का कानून होता है, ठीक है, कि भाई कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने पकड़ा है तो किस रीजन से हमने इसको गिरफ्तार किया है, कोर्ट को ऐसा बताना होता है। इसलिए 24 घंटे का नियम यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद में ये सारा का सारा मामला कैसे होता है कि भैया ये सारा का सारा मामला आपका सिविल मामलों के अंदर होता है। अब सिविल मामले कौन से होते हैं कि कोई आपका विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला, दहेज का मामला, संपत्ति का मामला, गोद का मामला, तो ये सारे के सारे मामले आपके सिविल मामले होते हैं। इनके अंदर आपका दंडात्मक निरोध काम करता है। उसके बाद में बात करें तो दूसरा पॉइंट है निवारक निरोध। अब इसके अंदर क्या होगा कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होगी। किसी व्यक्ति पे यदि शक हो जाता है पुलिस को तो इस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करने के बाद में ना कोई वारंट ना कोई 24 घंटे वाला रूल। उसके बाद में पुलिस अपने पास में 3 महीने के लिए उसको रखेगी, और 3 महीने उसको अपने पास में रखने के बाद में पुलिस क्या करेगी, सलाहकारी बोर्ड के आदेश के ऊपर ये जो आपका टाइम पीरियड है 3 महीने का, इसको बढ़ाकर 24 यानी कि 12 महीने किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं हम। आर्टिकल नंबर 22 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 तो खैर हम पढ़ चुके हैं, होलिस्टिक वे में स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 19। अगला क्वेश्चन है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो अथवा उसका फोन टैप किया जा रहा हो अथवा पत्र को उजागर किया गया हो तो उपयुक्त के संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संस्कृति का अधिकार। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छपा है। आपसे क्या पूछा गया कि संशय के आधार पर, शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी करनी हो, फोन टैप किया जा रहा हो किसी व्यक्ति का, अथवा उसके पत्र को उजागर किया जा रहा हो। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा है अपना, इसका मतलब ये हुआ कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि आपका राइट टू प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। यदि आपका कोई फोन चेक करता है, ठीक है, आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके राइट टू प्राइवेसी का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजता का अधिकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब निजता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो संविधान का आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये बात करता है किसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार यानी कि मनुष्य की खरीद बेच नहीं कर सकता है कोई मनुष्य, ये इलीगल माना गया है। उसके अलावा बात की जाए तो इसी के अंदर बात की जाती है बेगारी की। अब बेगारी का मतलब क्या हुआ कि काम तो करवाना परंतु उसको पगार ना देना। बेगारी का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से काम तो करवा लिया परंतु उसका हक मार लिया, उसको उतना पैसा नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का शोषण किया है, तो ये भी आपका इलीगल होता है। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास में बलात्सरम। इसका मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाना, उसका मन तो है ही नहीं कोई काम करने का, आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हो उसके मन के विपरीत जाकर, तो उसको आप क्या बोलते हैं, बलात्सरम बोल रहे हैं। या फिर किसी व्यक्ति से ऐसा काम करवाना जो उसके लिए आपका उचित ना हो। जैसे आप किसी लंगड़े व्यक्ति को बोलते हो कि भैया आपको क्या करना है, 50 किलो वजन उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो लंगड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो, वो काम करने में असमर्थ है। किसी असहाय से, अपंग से, बीमार व्यक्ति से आप कोई काम करवाते हो, उसका मन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये काम जो कर रहे हो जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो, तो आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन माना जाएगा। 3 बातें करता है, मानव का दुर्व्यापार, बेगारी और बलात्सरम, ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 की बात की जाए तो यानी कि बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात की जाती है। और बाल का मतलब होता है बच्चे। बच्चे कौन से, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कामों में काम नहीं करवा सकते हो। खतरनाक काम कौन से हो जाएंगे कि जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई, केमिकल उद्योग हो गया,
उसके अलावा बात की जाए तो अपना कोई कांच का उद्योग हो गया, या आपका बात करें तो माइनिंग का काम हो गया, खनन का काम हो गया, तो इसके अंदर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हो। ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 24। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 23 और 24, ठीक है। खैर, समानता के अधिकार की बात तो आप आर्टिकल नंबर 14 to 80 के अंदर पिछली क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लेना आप क्लास को। संस्कृति के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर बात की जाती है माइनॉरिटीज की और किसकी भाई, संस्कृति के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। तो देखिए राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा काम पाने का अधिकार रहेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए बोलता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार हो, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार हो, ये देता है हमें टोटली आर्टिकल नंबर संविधान का 21 देता है। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, राइट टू फूड भोजन का अधिकार है, स्वस्थ सेवाओं का अधिकार है, इनके स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार है, आवास का अधिकार होगा, स्वच्छ जल का अधिकार होगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा, तो सारे के सारे अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 21 देता है। काम पाने के अधिकार की बात की जाए तो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो सभी को काम देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं होता है। काम पाने का अधिकार डिपेंड करता है सरकार के ऊपर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41 बोलता है काम पाने का अधिकार है, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपका किसके अंदर, किसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर या फिर केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो काम दे तो दे, नहीं तो ना दे, क्योंकि आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल नंबर 41 आता है आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और डीपीएसपी में जो भी अधिकार दिए होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है राज्य के ऊपर कि सरकार उन अधिकारों को दे तो दे, नहीं तो ना दे। तो काम पाने का अधिकार आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आपका एक अधिकार होता है जो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, राज्य पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है अनुच्छेद 20 में यह वर्णित है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो किसी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही उसे दंड दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 हम पिछली स्लाइड के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से आपका एक तो हो जाएगा सही। 2 है अनुच्छेद 21 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 21 ऐसी कोई बात नहीं करता है। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि सभी को जीवन जीने का अधिकार होगा, तो इस हिसाब से आपका 2 नंबर तो क्या होगा, गलत हो गया। तीसरा है अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि ये बात तो आपका आर्टिकल नंबर 21 बोलता है, तो दोनों गलत है। उसके अलावा चौथा है अनुच्छेद नंबर 22 में यह व्यवस्था है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी सर? आर्टिकल नंबर 22 के अंदर जब हमने पढ़ा दंडात्मक निरोध के बारे में, तो उसमें क्या था कि सर गिरफ्तारी कब होगी, कि अपराध करने के बाद में तो व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तार करने के जब गिरफ्तार करने पुलिस आएगी तो सबसे पहले उसको दिखाएगी वारंट, और वारंट दिखाने के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ पेश करना होगा, न्यायालय के अंदर पेश करना होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। अब देखिए आगे दिया गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1 2 4। तो हमने देखा इनमें से गलत कौन सा है, तो गलत है सर, गलत है आपके कौन कौन से, 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2 और 3। आशा करता हूँ चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बोल रखा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है पूर्णतः असहाय नहीं है, उसका मामला एक परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख 3 महीनों के अंदर रखा जाना आवश्यक है। 2 बोलता है ऐसा परामर्शदात्री बोर्ड में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। आपसे पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है? केवल 1 गलत है, केवल 2 है, 1 और 2 दोनों ही गलत है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों के दोनों सही है। तो देखिए 1 की बात करते हैं तो टोटली बात की जाती है आर्टिकल नंबर 22 के अंदर। जब हम पढ़ते हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 22 तो वो बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है, बचाव की बात करता है। तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कौन सा? निवारक निरोध के बारे में पढ़ा था। सेकंड पॉइंट कौन सा था?
सेकंड था सर निवारक निरोध, जिसमें बात की गई है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, यानी कि शक के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है। गिरफ्तार करने के बाद में ना तो उसको कोई वारंट दिखाने की जरूरत है गिरफ्तारी के टाइम पे, और ना ही उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई एक परामर्शदात्री बोर्ड होता है, तो उसके आदेश के बाद में क्या होगा, व्यक्ति को सबसे पहले तो 3 महीने अपने पास रखेगी, कौन? पुलिस रखेगी, जांच पड़ताल करने के लिए। उसके बाद में यदि इस 3 महीने की अवधि को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सलाहकारी बोर्ड या फिर परामर्शदात्री बोर्ड के आदेश के बाद में इसको 12 महीने किया जा सकता है। तो पहला तो सही हो जाएगा, आपसे दे रखा है, पहला तो आपका मामला सही हो जाएगा, क्योंकि 3 महीनों की बात यहाँ पे कर रखी है, किसके आदेश पर? परामर्शदात्री बोर्ड के सामने ऐसी बात होती है। सेकंड है कि जो परामर्शदात्री बोर्ड होता है उसमें वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो हाई यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य हो। सेकंड पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर वे व्यक्ति होते हैं जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य हो। सुप्रीम कोर्ट दे रखा है तो गलत हो जाएगा, हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ओनली बी, केवल 2 आपका क्या रहेगा? असत्य हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। तो ये पढ़े हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। यदि ये सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ में बने रहकर कर लेते हो तो आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको सारी की सारी एनसीईआरटी मैं आपको यहीं पे कवर करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, कंप्लीट आप लेके चल रहे हैं, तो वीडियो को साथ के साथ देखते रहिए। जितनी वीडियो हम पहले कर चुके हैं, 3 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि एजुकेशन बोर्ड के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF कहाँ मिलेगी? PDF आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है अपना, नाम क्या रहेगा? विकास सर GS के नाम से रहेगा, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं PDF लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए भी सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।